हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड आरएल के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आईवी फ्लूइड एनएस के बारे में और डीएनएस के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये आईवी फ्लूइड्स देने चाहिए, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं देना चाहिए। साथ ही हमने उसमें देखा था डोजेज एंड साइड इफेक्ट्स। तो आज की वीडियो में भी जो आरएल रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है उसमें भी हम देखेंगे इसके डोज के बारे में, इसके पीएच के बारे में, इसके कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन और साथ ही हम देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईवी फ्लूइड रिंगल लैक्टेट की, जिसको हम कहते हैं आरएल, तो जो आरएल रिंगल लैक्टेट होता है इसको हम अदर नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको सोडियम लैक्टेट भी कहते हैं, साथ ही इसको हर्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो जो आरएल सॉल्यूशन है, आईवी सॉल्यूशन है, इसके तीन नाम हैं। कौन कौन से? आरएल का फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया, आर मीन्स रिंगर्स और एल मीन्स लैक्टेट। साथ ही इसके दो नाम और भी हैं। अब अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, तो जो रिंगल लैक्टेट आईवी सॉल्यूशन होता है उसमें 4 कंपोनेंट ऐड होते हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसमें 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होता है सोडियम क्लोराइड, एंड सेकेंड सोडियम लैक्टेट, एंड थर्ड पोटेशियम क्लोराइड, एंड फोर्थ कैल्शियम क्लोराइड। अब अगर हम बात करें इसके क्वांटिटी की कि ये जो चारों कंपोनेंट दिए हुए हैं ये कितनी क्वांटिटी में होते हैं रिंगल लैक्टेट के अंदर। हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की कि सोडियम क्लोराइड कितना होता है जो आरएल आईवी सॉल्यूशन होता है उसमें। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है ये 0.6 ग्राम होता है पर 100 ग्राम में। 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन होगा उसमें 0.6 ग्राम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। और अगर हम बात करें सोडियम लैक्टेट की, सोडियम लैक्टेट कितना होता है, तो सोडियम लैक्टेट होता है 0.31 ग्राम पर 100 ग्राम पर। और अगर हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.03 ग्राम पर 100 ग्राम पर। अब लास्ट में आता है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, वो कितना होता है, तो ये होता है 0.02 ग्राम पर 100 ग्राम में। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो रिंगल लैक्टेट आईवी सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? सोडियम लैक्टेट होता है, क्योंकि सोडियम लैक्टेट होता है 0.31 ग्राम पर 100 ग्राम पर। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है सोडियम क्लोराइड जो होता है 0.6 ग्राम, और इसके बाद आता है पोटेशियम क्लोराइड, एंड देन आता है कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रिंगल लैक्टेट आरएल आईवी सॉल्यूशन है ये किस तरह का सॉल्यूशन है, मतलब कि ये आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिंगल लैक्टेट आईवी सॉल्यूशन है ये एक तरह का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 273 मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर के हिसाब से होता है। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन है, तो ये है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है ये कितनी है? 273 मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर। इसलिए इसको हम रखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रेंज में। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम आईवी सॉल्यूशन एनएस के बारे में पढ़ रहे थे उस दौरान हमने चर्चा की थी कि जितने भी आइसोटोनिक आईवी सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 250 से लेके 375 मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर के बीच में होती है। अगर किसी भी आईवी सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 250 से कम है, इसका मतलब कि ये क्या है? हाइपोटोनिक है। लेकिन वहीं पे अगर किसी भी आईवी सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 375 से अधिक है तो वो कैसा सॉल्यूशन है? वो हाइपरटोनिक है, वो हाइपरटोनिक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आरएल रिंगल लैक्टेट है इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 273 मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर है। इसका मतलब ये क्या है?
ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि किस रेंज में है, 250 से लेकर 375 के बीच में है, इसलिए ये आइसोटोनिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डोज की कि जो आरएल आईवी फ्लूइड है इसकी डोज क्या होती है। तो इसकी डोज होती है 1 to 2 बॉटल इन 24 आवर, मतलब कि 24 घंटे में हम 1 से 2 बॉटल आरएल आईवी फ्लूइड किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन ये हम तभी देंगे जब किसी भी डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया हो। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है लिखित रूप से, तब तक हम इसको नहीं दे सकते हैं। और जितने भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं उन सबके देने का जो तरीका होता है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, क्योंकि इसकी जो डोज होती है वो बच्चे हो या फिर एडल्ट हो, सब में अलग अलग होती है। इसलिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी हम इसको देते हैं, क्योंकि बच्चों में इसकी डोज दूसरी होती है और साथ ही जो एडल्ट होते हैं उसमें डोज दूसरी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके पीएच की, कि जो आरएल रिंगल लैक्टेट आईवी सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना होता है। तो इसका पीएच होता है 6.5। ये क्या है, ये रिंगल लैक्टेट जो आईवी सॉल्यूशन है उसका पीएच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेज की कि कहाँ पे हम रिंगल लैक्टेट का यूज कर सकते हैं, किन किन व्यक्तियों को हम इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यूजेज का है या फिर इंडिकेशन का है। तो फर्स्ट है इसमें डिहाइड्रेशन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो गई है किसी वजह से, जैसे उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, तो उस दौरान हम जो आरएल रिंगल लैक्टेट है उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज कर सकते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में। थर्ड हम इसका यूज कर सकते हैं फ्लूइड रिससिटेशन में। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है या फिर उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस दौरान फ्लूइड रिससिटेशन के रूप में जो रिंगल लैक्टेट है हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी टू इरिगेट ब्लैडर और सर्जिकल साइट। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति की सर्जरी हुई है तो उस दौरान ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए, उसको वॉश करने के लिए, इसके साथ ही जो सर्जरी की साइट है उसको भी वॉश करने के लिए हम रिंगल लैक्टेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो कम हो गया है तो उस दौरान भी हम रिंगल लैक्टेट का यूज करते हैं, रिंगल लैक्टेट उसे देते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो अगर हाइपोटेंशन की समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम रिंगल लैक्टेट देते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सभी रहते हैं। इसकी वजह से साथ इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, जो जल्दी से जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन वहीं पे जो हाइपरटेंशन के व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्तियों को हम नहीं देते हैं। तो किन व्यक्तियों को हम नहीं देते हैं इनके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट था कि जो रिंगल लैक्टेट है इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं। इसके साथ ही सिक्स पॉइंट है यूज्ड इन इंक्रीज पीएच लेवल ऑफ ब्लड। मतलब कि ब्लड का अगर पीएच लेवल कम हो जा रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम आरएल मतलब रिंगल लैक्टेट का यूज करते हैं। नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में जो ब्लड का पीएच लेवल है वो कम हो जाता है तो उस पीएच लेवल को सामान्य करने के लिए हम रिंगल लैक्टेट का यूज करते हैं। इसके साथ ही अगर हमको किसी उनका वॉश करना रहता है, मतलब और कोई घाव हमको धोना रहता है या फिर आई इरिगेशन करना रहता है या फिर बाउल इरिगेशन करना रहता है, ब्लैडर इरिगेशन करना रहता है, तो उस दौरान भी हम रिंगल लैक्टेट का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वॉश कर देता है। तो इस तरह से जो रिंगल लैक्टेट है इसका बहुत सारा यूज होता है। तो
ये तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं और किन कंडीशंस में करते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन कि कहाँ पे हम इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम रिंगल लैक्टेट व्यक्ति को नहीं देंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब कि ये ऐसी कंडीशन होती है जब व्यक्ति के शरीर में जो एसिड होता है उसका लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है और अगर उस दौरान हम व्यक्ति को आरएल दे दें, रिंगल लैक्टेट दे दें, तो इससे क्या होगा, उसके शरीर में एसिड का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही उसको क्या है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिसमें उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है। तो ये ना ही एसिडिक और ना ही एल्कलाइन है। अगर इसका जो पीएच होगा वो इधर जाएगा, कम होगा, जैसे 6, 5, 4, जितना ही ये कम होता जाएगा उतना ही एसिडिक के रेंज में ये आता जाएगा और जितना ही ये बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, एल्कलाइन होगा। तो अगर हम व्यक्ति को आरएल दे देंगे, जैसे हमने देखा है कि जो रिंगल लैक्टेट है उसका पीएच कितना है, 6.5 है, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी क्या है, एसिडिक है और यहाँ पे भी व्यक्ति को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब इसमें अगर हम और ज्यादा व्यक्ति को एसिड दे देंगे तो फिर ऑलरेडी वो क्या है, शॉक में चला जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी समस्या है तो उसको हम आरएल मतलब रिंगल लैक्टेट आईवी सॉल्यूशन नहीं देंगे। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पॉइंट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मतलब होता है कि शरीर में जो ब्लड है उसमें एल्कलाइन की मात्रा का अधिक होना। ये कब होता है? जब ब्लड में जो बाइकार्बोनेट है इसकी अधिकता हो जाती है, तो इसकी वजह से ब्लड में मौजूद जो एसिड होता है उसका लॉस होने लगता है और फिर ये कॉज करता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर वो गहरी गहरी सांसें लेता है, लंबी सांसें लेता है और फिर आगे उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जैसी समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम रिंगल लैक्टेट नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लीवर डिजीज है, ऐसे व्यक्तियों को भी रिंगल लैक्टेट नहीं देंगे। इसके साथ ही अगर किसी भी व्यक्ति का जो पीएच लेवल है वो मोर देन 7.5 है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम रिंगल लैक्टेट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पहले से ही उसका जो पीएच लेवल है वो बढ़ा हुआ है और अगर हम रिंगल लैक्टेट देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एल्कलोसिस कॉज करेगा और फिर व्यक्ति को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। तो इन कंडीशंस में हम व्यक्ति को आरएल या फिर रिंगल लैक्टेट जो आईवी सॉल्यूशन है वो नहीं देते हैं। इसके अलावा कॉर्न के प्रोडक्ट आते हैं, अगर उनसे किसी भी व्यक्ति को एलर्जी है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को भी हम आरएल रिंगल लैक्टेट नहीं देंगे। इसके लिए हम पहले से ही हिस्ट्री ले लेते हैं व्यक्ति का, उससे पूछ लेते हैं कि उसको किसी भी तरह का कोई मेडिसिन से या फिर किसी फूड से किसी तरह कोई एलर्जी तो नहीं है, जिसके बारे में हम पहले से ही पता करके रख लेते हैं। उसके बाद ही फिर हम उसको किसी भी तरह का मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो फर्स्ट इसमें क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिसमें ईचिंग हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग स्पेशली कहाँ पे होगी, आई पे एंड फेस पे। नेक्स्ट व्यक्ति को बैक पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है। नेक्स्ट उसको स्नीजिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा छींकें मतलब आ सकती हैं, कफिंग हो सकती है, खांसी भी उसको आ सकती है। हैवीनेस इन लेग्स, जो उसके पैर हैं उसमें उसको भारीपन महसूस हो सकता है। एंड ब्रीथलेसनेस मतलब उसको सांस लेने में कठिनाई भी
हो सकती है। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हैं जो रिंगर लैक्टेट देते समय हमको व्यक्ति में दिख सकते हैं। तो जो साइड इफेक्ट है इनका हमको विशेष ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का मेडिकेशन देते हैं। ये सिर्फ हम RL IV फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी मेडिकेशन किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट जरूर जानें, क्योंकि कभी कभी इस लापरवाही की वजह से इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो रिंगर लैक्टेट IV सॉल्यूशन है उसको कितने नामों से जाना जाता है, उसकी डोजेज क्या है, pH क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, यूजेज क्या है और साइड इफेक्ट क्या है। तो अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।